हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000 उसके अंदर केमिस्ट्री सेक्शन में चैप्टर नंबर 6 जो कि इलेक्ट्रोलिसिस उसके एमसीक्यू आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, इन सारे क्वेश्चंस को यानी एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने से पहले आप मेक श्योर हो कि आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो थरली, चाहे अपने स्कूल में चाहे अपने कोचिंग सेंटर में। और अगर नहीं तो पहले आप इस वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए। इस चैप्टर का पहले आप जाके वन शॉट देखिए यूट्यूब पर किसी भी वेल रिप्यूटेड टीचर का। उसके बाद जब आप इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा। डायरेक्ट देखोगे तो शायद कुछ चीज़ें समझ में ना आए। ऑल तो मैं बताता चलूँगा सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज लगातार, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप पहले इस चैप्टर को थरली पढ़ लें। सोर्सेज मैंने बता दिए हैं, चाहे यूट्यूब पे पढ़ना है तो वन शॉट देख लो, अदरवाइज अपने स्कूल के टीचरों की या ट्यूशन के टीचरों की हेल्प लो, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस करो। ठीक है, मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता कि ये देख लो तुम्हारा हो जाएगा या ये देख लो तुम्हारा हो जाएगा, नहीं। जो चीज़ें हकीकत है वही मैं आपके सामने बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? इलेक्ट्रोलिसिस इज द पैसेज ऑफ डैश थ्रू अ लिक्विड और अ सोल्यूशन अकम्पेन्ड बाय अ डैश चेंज। कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। अब देखो, इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन का मतलब है कि उसके अंदर कोई केमिकल डालेंगे, पानी के अंदर कोई केमिकल डालेंगे, उस केमिकल को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं बेसिकली। पानी के अंदर उस केमिकल को डालेंगे और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से क्या होगा, वो जो केमिकल होगा ना वो ब्रेक हो जाएगा पानी के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, यानी दो मेटल के रॉड लगाएंगे। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उसको आप एनोड कहेंगे, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उसको कैथोड कहेंगे। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा यानी इलेक्ट्रॉन का लूज होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपने पढ़ा है तो आप ये सारी चीज़ें जानते होंगे। इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली क्या है? इज द पैसेज ऑफ डैश। अच्छा, क्या आपको पैसेज यानी किस चीज़ की पाथ बनानी है? तो इलेक्ट्रिसिटी की पाथ बनानी है। यानी इलेक्ट्रोलिसिस इज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ लिक्विड और अ सोल्यूशन अकम्पेन्ड बाय अ केमिकल चेंज। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी डालने की वजह से अगर आपका अंदर जो केमिकल पड़ा है जिसको आप इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे वो अगर ब्रेक होता है तो वहाँ पे केमिकल चेंज ही तो हो रहा है ना। ठीक है, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का आवागमन हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन किसी में से निकल रहा है किसी में जा रहा है तो इसको आप केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस इज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ लिक्विड और अ सोल्यूशन अकम्पेन्ड बाय अ केमिकल चेंज। ठीक है, यानी फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, दूसरे वाले में केमिकल रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्या है? द सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। कह रहा है ऐसा केमिकल या ऐसे सब्सटेंस का सोल्यूशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके उसको क्या कहते हैं? उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अभी बताया। कोई एक ऐसा केमिकल लो, उसके अंदर पानी डाल दो, यानी उसका आपने एक्वस सोल्यूशन बना लिया। उसके थ्रू जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जा रही है तो उस केमिकल को आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रोलाइट कहोगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रांग होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, वो बहुत तेजी से और पूरी तरीके से टूट जाता है सोल्यूशन में जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, वो बहुत कम अमाउंट में अपने आयंस को प्रोड्यूस करता है या पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, आप ऐसा कह सकते हो, उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते ही नहीं है, ज़रा भी नहीं टूटते जब जब उसको पानी में डाला जाता है, तो उसको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, स्ट्रांग वीक। स्ट्रांग पूरी तरीके से टूट जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर बहुत अच्छे से फ्लो होने देते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से नहीं टूटते हैं, कुछ कुछ इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं या कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देते हैं। एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो कि बिल्कुल भी नहीं टूटता जब आप उसको पानी में डालते हो और इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है ना? चलो देखिए क्या लिखा है। लिखा अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज वन इन विच, अभी मैंने बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डिसोसिएट कंप्लीटली नहीं, पूरी तरीके से नहीं टूटता है, आयनाइजेस कंप्लीटली नहीं, वो अपना आयंस नहीं बनाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, इज फीबली आयनाइज्ड इन द सॉल्यूशन। फीबली का मतलब पार्शियली, तो ये वाला करेक्ट है। हैविंग हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है,
हाई किसकी होती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज वन इन विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन द सोल्यूशन, डिसोसिएट पार्शली इन द सोल्यूशन, इज हैविंग लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आयनाइजेस पार्शियली। तो पूरी तरीके से सोल्यूशन में अगर आयनाइज हो जा रहा है आपका इलेक्ट्रोलाइट तो उसको आप कहोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है वाटर इज अ डैश। वाटर को आप कौन सी कैटेगरी में डालोगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, या नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, या इसमें से कोई भी कैटेगरी नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, वाटर जो है उसको हम डालते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में। समझ गए ना? यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो है अपने आयंस को प्रोड्यूस नहीं करता है जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है। समझ गए? इस वजह से इसको क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्योर वाटर कंसिस्ट इंटायरली ऑफ। प्योर वाटर जो होता है उसके अंदर इंटायरली क्या होता है? आयंस होते हैं, एटम्स होते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, या सिर्फ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्योर वाटर होता है उसके अंदर ज़्यादातर क्या होते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना? समझ गए ना? जो प्योर वाटर होता है वो बेसिकली किसका बना हुआ होता है? मॉलिक्यूल्स का बनाता हुआ होता है। H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। वाटर का ये फॉर्मूला होता है, इसी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अगर उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाएगा तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है, यानी इसमें से कुछ आयंस टूटेंगे और कुछ एज अ मॉलिक्यूल रह जाएंगे। ठीक है ना? अगर ऐसे पूछा जाए कि प्योर वाटर क्या है, तो प्योर वाटर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, आयनाइजेशन इज अ। अब देखिए आयनाइजेशन कौन सा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, बोथ ए एंड बी है, या नन ऑफ दीज है? तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आयनाइजेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों है देख लो ज़रा। मान लो आपने कोई सा केमिकल पानी में डाला और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्या किया? पास किया। इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से वो जो केमिकल था वो मान लीजिए अपने आयंस में ब्रेक हो गया। आयंस मान लीजिए था A+ और B-, ऐसे बहुत ढेर सारे आयंस मिल गए मान लीजिए। ठीक है, अब इस वाले का A+ ये वाले के B- से जाके अटैक कर दिया और इनके बीच में इंट्रैक्शन हुआ, इन्होंने फिर से AB बना लिया। ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है रिएक्शन के दौरान, यानी जो चीज़ आयनाइज होती वो अगर सही तरीके से कोलाइड हो गई और उनके बीच में एक इंट्रैक्शन डेवलप हो गया तो वो फिर से AB बना लेंगे। यानी AB से A+ B- बने थे और A+ B- से फिर से AB बन गए, यानी रिवर्सिबल है। ठीक है ना? रिवर्स मतलब इसको रिवर्स कर सकते हैं। AB से A+ B- बने, फिर A+ B- से फिर से AB बन गए, जिसको आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है अच्छे से? चलिए नेक्स्ट लिखा है, विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट द डैश एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट द डैश ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। ये भी आसान क्वेश्चन है, देख लो। कह रहा है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है ना बेटा वो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। देख लो बता दे रहा हूँ, प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड होता है उसको कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड। यानी ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता। क्रॉस का मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन यानी 2H+, इसको जब आप 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो ये बन जाता है H2 गैस, और ये सारा कार्यक्रम होता है कैथोड पे। कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन इसको दिया जा रहा है ना, ठीक है, समझ रहे हो ना? अच्छा, और जो एनोड पे जो होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे देख लो क्या होता है। अब देखो अगर वाटर टूटेगा तो H+ और OH- आयन में टूटेगा, ये तो आप समझते हो। H+ आयन क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बन गया, कैथोड पे निकल गया। ठीक है, OH- जो आयन होता है, OH- आयन वो क्या करेगा? मान लीजिए 4, अब देखिए वाटर में एक बीकर में तो बहुत ढेर सारे OH- आयन होंगे, तो मैंने समझाने के लिए आपको 4 OH- आयन लिए हैं। ठीक है ना? अब देखो ये क्या करेगा बेसिकली,
अब समझना, ये जो है 4 OH माइनस आयन बनाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितने होंगे, 4 होंगे ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने अंदर से निकाल देगा और ये प्रोसेस होता है एनोड पे। समझ रहे हो ना। अभी जो 4 OH माइनस आयन है ना, इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, 2 OH प्लस में 2 OH विल गिव आउट 2 मोल्स ऑफ H2O और साथ में O2, ये आपका लिबरेट हो जाएगा एनोड पे। ये है आपकी कंप्लीट इक्वेशन। यानी कैथोड पे क्या हुआ, 2H प्लस आया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, H2 निकल गया, लिबरेट हो गया कैथोड पे। अब एसिडिफाइड वाटर है, ठीक है, यानी H प्लस और OH माइनस आयन होगा, 4 OH माइनस आयन लिया हमने, अब होंगे तो बहुत ढेर सारे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं 4 OH माइनस आयन ले रहा हूँ। 4 OH लेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इसने लूज़ कर दिया। अगर इलेक्ट्रॉन का लूज़ हो रहा है तो वो एनोड पे होगा, या मतलब कि वो ऑक्सीडेशन है। 4 OH को आप लिख सकते हैं 2 OH प्लस में 2 OH, ये हो गया 2 मोल्स ऑफ H2O प्लस में O2 गैस लिबरेट हो गया। यानी कैथोड पे हाइड्रोजन निकलेगा, एनोड पे ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, अब देखो पहला था हाइड्रोजन ना, तो हाइड्रोजन कैथोड पे निकलेगा, और सेकंड वाला क्या था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलेगा एनोड पे निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना। देखिए क्या लिखा है, लिखा व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट द कैथोड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4। जब आप एक्वस CuSO4 लेते हो ना, तो देख लो कैथोड पर बेसिकली जो है वो आपको मेटल मिलता है। जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो ना, उसका जो पॉजिटिव पार्ट है ना, उसका जो कटायनिक पार्ट है वही आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो Cu+2 रहता है, कैथोड पर जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्या मिल जाता है, Cu मेटल आपको मिल जाएगा। ये चीज़ होती है कैथोड पे। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन को, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cu+2 था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cu मिल गया, यानी आपने कॉपर मेटल आपको कहाँ मिल जाएगा, कैथोड पर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, लिखा है द मेटालिक इलेक्ट्रोड विच डज नॉट टेक पार्ट इन एन इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। कह रहा ऐसा कौन सा मेटालिक इलेक्ट्रोड है जो कि इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो जो आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं ना, वो आपके पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे आपका ग्राफाइट का इलेक्ट्रोड हो गया, प्लैटिनम हो गया, कहीं कहीं पे गोल्ड भी हो जाता है, कहीं कहीं पे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है ये आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, ये आपका रिएक्शन पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा है एन इलेक्ट्रोलाइट विच कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। कह रहा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि पूरी तरीके से आयंस में टूट जाता है, वो इनमें से कौन सा है, तो वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सुक्रोज, कार्बोनिक एसिड, अल्कोहल, या तो इनमें से कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, या तो क्या है, कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वैसे ऑल तो जहाँ तक कार्बोनिक एसिड की बात है, वो जहाँ तक मेरे ख्याल से वीक इलेक्ट्रोलाइट में आएगा, सुक्रोज और अल्कोहल नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आएगा, ठीक है। बाकी आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब आप एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वो कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो देखो समझो, जब आप एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, ठीक है, तो आपको कैथोड पर मिलता है हाइड्रोजन गैस, जो कि रिजल्ट होता है रिडक्शन का, और एनोड पर मिलता है ऑक्सीजन गैस, जो कि रिजल्ट होता है ऑक्सीडेशन का। यानी एसिडिफाइड वाटर का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, तो वहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है कैथोड पे और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एनोड पे। तो यानी वहाँ पे दोनों रिएक्शन हो रही, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है उसको आप कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, लिखा है एन एलिमेंट एक्स इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ मोल्टेन कंपाउंड ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वाई। कह रहे एलिमेंट एक्स को एक्सट्रैक्ट किया गया है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू, मोल्टेन कंपाउंड है एलिमेंट एक्स और वाई का, ठीक है। द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर एज शोन। जो इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन हुई, यानी जो कैथोड और एनोड पे रिएक्शन हुई है, वो आपको दे दिया गया है। X2+ था, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, X मिल गया। 2Y2- था, एक Y जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो 2Y मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अपने अंदर से, 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब इनमें से कौन सा पॉजिटिव पार्ट है, कटायनिक पार्ट है, जो 2 इलेक्ट्रॉन ले करके
अपने आप को कंप्लीट कर लेगा। तो जब आप एल्युमिनियम को देखोगे, ध्यान देना मेरी बात, जब आप एल्युमिनियम को देखोगे तो एल्युमिनियम होता है Al+3, यानी इसको लिबरेट होने के लिए कैथोड पे 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर तो 2 ही दिया है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। पोटेशियम यानी के को कैथोड पर लिबरेट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, यानी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब के बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर तो टाई हो गया। मैग्नीशियम को भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कैथोड पर डिस्चार्ज होने के लिए, कैल्शियम को भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कैथोड पर डिस्चार्ज होने के लिए। अच्छा, अब आया नेगेटिव पार्ट। क्लोरीन और ऑक्सीजन में से कौन सा है जिसके अगर 2 मोल लिए जाएं तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकालेगा? तो ये है आपका ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे Y की जगह O मान लो, यानी 2O2-, यानी एक ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो 2 ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। क्लोरीन की बात करते तो क्लोरीन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है, यानी वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो बाद में लूज़ भी कितना करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझे ना कि नहीं समझे? चलो, ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसको बस आप इसी से टैकल कर सकते थे बहुत आसानी के साथ। देखो क्या लिखा है नेक्स्ट, अब देखो क्या लिखा है, डैश द केमिकल चेंज दैट अकर्स एट दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। अब देखो, अगर आप यहाँ पे एनोड लोगे, एनोड द केमिकल चेंज दैट अकर्स एट दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एनोड पर जो सा केमिकल चेंज होता है उसको आप क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी भी क्या है? कैथोड पर जो सा केमिकल चेंज होगा उसको आप रिडक्शन कहोगे। तो मेरे नज़दीक इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में आप कोई सा भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं ऑप्शन नंबर डी लगा दे रहा हूँ, आपका मन हो तो आप ऑप्शन नंबर ए भी लगा सकते हो। अरे यही चीज़ कह रहा है कि अगर मान लो एनोड लिया है तो एनोड पर कौन सा केमिकल चेंज होगा? ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड लिया है तो कैथोड पर रिडक्शन होता है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, देखिए लिखा है विच ऑफ दीज विल एक्ट एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें से कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, बल्कि आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ही आता है, तो ये नहीं हो सकता। पोटेशियम क्लोराइड भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी नहीं हो सकता। एसिटिक एसिड भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ऑल्दो वीक इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट है। ले देखिए आपका क्या बचा? कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी CCl4 जो होगा ये आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट के उसमें आएगा। अच्छा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के उसमें क्यों आएगा ये भी ज़रा समझ लो। CCl4 जो है ये आपका एक कोवैलेंट कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? कोवैलेंट कंपाउंड है। सारे कोवैलेंट कंपाउंड ऐसा नहीं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते, उसमें जो कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, भले वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, लेकिन ये कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर भी कौन सा कंपाउंड है? ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है? देख लो इसका स्ट्रक्चर, C और हर तरफ क्लोरीन से क्या है? छिका हुआ है। अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर करेगा, क्लोरीन और कार्बन में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होगी, ये इधर होगी ऊपर साइड, ये नीचे साइड होगी। तो इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और जब आपका नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ जाए तो उस ऐसे कंपाउंड को कहते हैं नॉन पोलर। और नॉन पोलर कंपाउंड ज़्यादातर क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है, यानी ये ब्रेक हो ही नहीं सकता है। कहाँ से ब्रेक होगा बताओ? ठीक है ना, इस पर पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये एक तरफ इधर डेवलप हो रहा है, एक तरफ इधर डेवलप हो रहा है। इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। एक तरफ इधर डेवलप हो रहा है, एक तरफ इधर डेवलप हो रहा है, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। जब डेवलप नहीं हो रहा है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर की बातें थी जो मैंने बता दिया है, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आप इसको सीख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हेन फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइट वी ऑब्जर्व। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन है बेसिकली, ये आपको पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपका डिपोजिशन की बात आती है कोई भी चीज़ की, तो वो ज़्यादातर कैथोड पे ही डिपॉजिट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है लेड ब्रोमाइड,
तो जो सिल्वर ग्रे कलर है ना, सिल्वर ग्रे डिपॉजिट एट द कैथोड, मैंने अभी क्या बताया, डिपोजिशन की जब भी बात आती है, यानी कोई भी मेटल या कोई भी कंपाउंड या कोई भी गैस जब डिपॉजिट की बात आएगी तो ज़्यादातर वो कहाँ पे होगा, कैथोड पर होगा। ठीक है, तो एनोड वाला और ये एनोड वाला एग्जाम्पल तो कट गया, ऑप्शन कट गया, एग्जाम्पल नहीं, माफ़ करिएगा। सी क्या है, सिल्वर ग्रे डिपॉजिट एट द कैथोड एंड रेडिश ब्राउन फ्यूम्स एट द एनोड। ठीक है ना, नहीं समझे मेरी बात। जो रेडिश ब्राउन फ्यूम है ना, एक बार समझ लो यहाँ पे, रेडिश ब्राउन जो फ्यूम है जो एनोड पर हुआ है, ये आपका ब्रोमीन गैस है। ठीक है, और जो सिल्वर ग्रे डिपॉजिट है ये आपका लेड है, यानी पीबी है, प्लम्बम लेड मेटल है जो यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है कैथोड पे। और जो रेडिश ब्राउन फ्यूम मिला है ये आपका ब्रोमीन गैस का है जो कि आपको एनोड पर मिला है। तो ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन था, ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए ना अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए लिखा है द पार्टिकल प्रेजेंट इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा केमिकल जिसको हम पानी में डालें और उसके बाद उस केमिकल में से अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया जाए तो वो केमिकल पूरी तरीके से टूट जाएगा। पूरी तरीके से टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर सिर्फ आयंस ही बचेंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट देखो, मेटल्स लाइक पोटेशियम कैल्शियम सोडियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस बाय। कह रहा है पोटेशियम कैल्शियम और सोडियम जैसे मेटल को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट यानी पा सकते हैं, ऐसा क्यों। कन्वेंशनल रिड्यूसिंग एजेंट हैं ये, अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस हैं इसके अंदर, डज नॉट सप्लाई सफिशिएंट एनर्जी हैं, या बोथ ए एंड बी हैं। अच्छा, तो मुझे इस, समझो मेरी बात, मुझे ये क्वेश्चन तो ठीक लग रहा है लेकिन इसके ऑप्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहे हैं। अब देखो मैं आपको पूरी चीज़ बता देता हूँ, फिर आप कहोगे कि हाँ सर आप सही कह रहे हो। पोटेशियम कैल्शियम सोडियम, पोटेशियम कैल्शियम सोडियम, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू पा सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो कन्वेंशनल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट का वाकई काम करते हैं, जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कोक हो गया, ये सब जो है सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए। समझ रहे हो ना कि क्या होते हैं, जो कन्वेंशनल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जैसे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कोक हो गया, ये सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी को सप्लाई नहीं कर पाते हैं ताकि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट अंदर प्रेजेंट है वाटर के अंदर जो पड़ा हुआ है वो ब्रेक हो सके। ठीक है, इस वजह से हम इन सब मेटल्स को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। समझ रहे हो अच्छे से, यानी मेरी बात समझो, देखो समझो अच्छे से। मान लो पोटेशियम के ऑक्साइड है, ठीक है, या कैल्शियम का आपका क्या है, क्लोराइड है, या सोडियम क्लोराइड है, या सोडियम की आपको मान लो ऑक्साइड दी हुई है। तो इसको ब्रेक करने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए रहेगी कि नहीं। समझ रहे हो, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी जो कन्वेंशनल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कोक हो गया आपका, ठीक है, ये सब सप्लाई नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हो, तो यही रीज़न है कि कैल्शियम सोडियम और पोटेशियम के प्रेजेंस ही बहुत है। समझ रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं। जब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये अपने अंदर से हीट रिलीज़ करेंगे। वो हीट का इस्तेमाल कहाँ होता है, इन्हीं के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जब अब आयनिक बॉन्ड टूट जाएगा तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ गए ना, यानी कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी बोथ ए एंड बी। लेकिन अभी मैंने फिर भी बताया कि ऑप्शन ये यहाँ पे है जो है, क्वेश्चन तो आपका सही लिखा है लेकिन ऑप्शन का मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लगा, इस वजह से मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर से समझ लो, क्वेश्चन में लिखा था पोटेशियम कैल्शियम सोडियम को हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू पा सकते हैं, ऐसा क्यों। ठीक है,
तो इसका अगर आप इसको वर्ड में आंसर लिखोगे तो यही लिख सकते हो कि कन्वेंशनल रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कोक यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब कन्वेंशनल रिड्यूसिंग एजेंट तो हैं, लेकिन ये सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी नहीं सप्लाई कर पाते हैं ताकि इन सब मेटल्स के बॉन्ड क्या हो सके, टूट सके। तो इन सब मेटल का प्रेजेंस ही, क्योंकि ये सारे मेटल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इन सब मेटल्स का प्रेजेंस ही इतनी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर देता है सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में, जिसकी वजह से इनका क्या हो जाता है, इनका जो आयनिक बॉन्ड है अपने क्लोराइड या ऑक्सीजन ऑक्साइड के साथ ये ब्रेक हो जाता है और इसको हम फिर कैथोड पे क्या कर सकते हैं, इसको पा सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का आंसर होता तो आप बहुत ज़्यादा मुतमईन होते, सेटिस्फाइड होते। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा है सी वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कह रहा है सी वाटर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसा क्यों? अब देखो, जो समुद्र का पानी होता है ना, उसके अंदर नमक पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, वो उसके अंदर डिसोसिएट हो जाता है, सीधा सीधा है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट है या आयंस ब्रेक हो रहे हैं। सी वाटर में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है, नमक पाया जाता है, नमक का मतलब सोडियम क्लोराइड, वो अंदर डिसोसिएट हो रहा होगा, तभी सी वाटर क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन गया। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। समझ रहे हो ना अच्छे से? ओके, सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट इन इट या डिजॉल्व इन इट, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वाई? अब देखो, कुछ बच्चे कहेंगे सर कॉपर को नॉन इलेक्ट्रोलाइट कह दिया, ऐसा क्यों? तो ध्यान रखो, यहाँ पर सिर्फ कॉपर की बात हुई है, कॉपर सल्फेट की बात नहीं हुई है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कॉपर सल्फाइड जो है वो आपका एक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन कॉपर की बात हुई है तो वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। कह रहा है कॉपर आपका एक बहुत ही बेहतरीन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसा क्यों? कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? क्लियर हो गया अच्छे से? कॉपर सल्फेट कह रहा था, कॉपर सल्फेट की यहाँ बात नहीं हो रही, कॉपर सल्फेट आपका एक इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉपर मेटल की बात हो रही है। कह रहा है कॉपर मेटल एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, लेकिन वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसा क्यों? तो पहली बात, कॉपर को जब आप सॉलिड स्टेट में लोगे, ठीक है, तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और जिस भी चीज़ के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो कि उसके लैटिस में ट्रैवल करते रहेंगे, तो वो चीज़ अपने आप, लैटिस मतलब समझ रहे हो ना, फ्री स्पेस समझ लो, वॉइड का मतलब एम्प्टी स्पेस, उसके स्ट्रक्चर के अंदर, कॉपर के स्ट्रक्चर के अंदर अगर एम्प्टी स्पेस है तो उसको लैटिस कहेंगे, वॉइड कहेंगे, माफ़ करिएगा, वॉइड, VOID। ठीक है, और उस वॉइड के थ्रू अगर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है अंदर ही अंदर, तो वो आपका जो मटेरियल है वो क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो फ्री इलेक्ट्रॉन अपने अंदर क्या करता है बेटा, होल्ड करता है, पहली चीज। ठीक है, सेकेंड चीज क्या है, मेटल्स, कॉपर एक मेटल भी है, ठीक है ना। अच्छा, मेटल का मतलब क्या है, मेटल किसे कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करे, उसी को तो मेटल कहेंगे ना, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज करे। अब इसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज भी कर सकता है। लिखा है डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, आयंस में डिसोसिएट नहीं हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, ठीक है, कॉपर जो है, सिर्फ कॉपर की बात हो रही है, Cu की, तो वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा जब तक वो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया? फ्री इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से रखता है, फ्री इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रखता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। मेटल क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर सारे मेटल्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, हीट को कंडक्ट कर रहा है, देखने में चमकीला होगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, अगर जब तक ये सॉलिड फॉर्म में है, आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट नहीं हो सकता है। ठीक है, जब भी अपने सॉलिड फॉर्म में आएगा तब आयंस में डिसोसिएट होगा, और तब इसको आप इलेक्ट्रोलाइट कहोगे। अभी तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना,
अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी यही होती है कि आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो गया। यानी लिए देखिए आपका तीनों ऑप्शन इसमें बैठ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब बच्चे शुरुआत में क्या करेंगे कि कॉपर को एक अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कहा है बट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या पता सिर्फ ऑप्शन से ही लगा के आए कुछ बच्चे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिसोसिएट नहीं होता है इसमें, यही ऑप्शन लगा के चले जाओगे, गलत हो जाएगा। आपने ये दोनों ऑप्शंस पे गौर ही नहीं किया, तो हर ऑप्शंस को आपको एनालाइज करना होगा अच्छे से, तभी कर पाओगे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। लिखा है स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, राइट द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन दैट अकर्स। ओके, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। अब देखो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, एनोड पे कौन सा होगा। अब देखो समझना, कैथोड जो है, समझो मेरी बात, कैथोड पे क्या होता है, अभी बताए थे रिडक्शन होता है। क्या होता है रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी देखो, दिख रहा है ना, कैथोड है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, सीओ मिल जाएगा। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन में आप इलेक्ट्रॉन को लूज करते हो। ठीक है, तो कॉपर था, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, CO+2 मिल गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब उसके अंदर वाटर भी दिया रहेगा, वाटर H+OH- में होगा। सर तो एनोड पर हमको OH- अगर लेंगे सर तो एनोड पर हमको ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं लिबरेट होके मिली। कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं, तो इसलिए नहीं मिली क्योंकि यहाँ पे हमको ऑप्शन में नहीं दिया है। बस इसका सिंपल सा फंडा यही है, ऑप्शंस में जो दिया है हम उसकी बुनियाद पर काम करेंगे। कैथोड पर होता है, क्या होता है, रिडक्शन देगा। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन देगा। ऑप्शन नंबर बी भी जहाँ तक सेम है ना, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। चाहे ऑप्शन बी लिखो चाहे ऑप्शन डी लिखो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये आगे आएगा, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी में से आप किसी को भी करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। वाई सिलिका क्रूसिबल इज यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जिस चीज़ के अंदर रिएक्शन हो रही है ना, यह है सिलिका क्रूसिबल। इसको क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, पहली बात ये नॉन रिएक्टिव है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर कंडक्ट नहीं करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा ना, तो क्या पता जो इसका रेजोल्यूशन है रिएक्शन का, वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाए, या तो ये मे बी शॉर्ट सर्किट हो जाए, ऐसा कुछ। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर लेता तो कहीं ना कहीं रिएक्शन को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि ये हाई टेम्परेचर को भी क्या कर सकता है, झेल सकता है। अगर लो टेम्परेचर तक झेल पाता है ये, तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है रिएक्शन का, अब जाहिर सी बात है अंदर हीट वगैरह रिलीज़ होगी। ठीक है, तो क्या हो सकता है, पिघल भी सकता था जिसके अंदर रिएक्शन हो रही है, जिस बॉक्स के अंदर, तो ये हाई टेम्परेचर को भी विथस्टैंड कर लेता है, यानी झेल सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो बच्चा नहीं भी जानता है ना, वो अपने दिमाग से ही ये लगा देता है कि नॉन रिएक्टिव होगा, कंडक्टर का इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, और तीसरी चीज़ हाई टेम्परेचर को झेल सकता होगा, तभी इसका इस्तेमाल किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो फिलहाल आसान था, लेकिन जान लो सिलिका क्रूसिबल इन सब रीज़न की वजह से इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान। चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। व्हेन इलेक्ट्रोलाइट dilute CuSO4 solution undergo dissociation of electrolytes, which ions combination discharge at the cathode and anode। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कह रहा है जब आप डाइल्यूट SO4 सोल्यूशन का डिसोसिएशन करते हो, यानी अगर आपका CuSO4 डिसोसिएट होगा तो पहले किस में टूटता है, Cu+2 प्लस में SO4 2-, ये तो आपको पता है ना। सोल्यूशन का आगे यानी वाटर भी है, H2O भी है, तो ये किस में टूटेगा, H+ और OH- है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर 2 आपके कटायन हैं, 2 अनायन हैं, तो कैथोड पर कौन सा तो स्टूडेंट जैसे मैं आपको बता रहा था, माफ़ करिएगा मैं वीडियो बताता चला गया
और आपका कैमरा बंद हो गया था, ठीक है, डिस्चार्ज हो गया था मोबाइल, तो मैंने मोबाइल को फिर से चार्ज किया, उसके बाद बना रहा हूँ वीडियो। इस वजह से देखिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट कर दिया, लेकिन कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, मैं फिर से बताऊँगा। स्टूडेंट मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर 2 कटायन हमको मिले हैं और 2 अनायन मिले हैं। अब कौन सा कटायन जाकर कैथोड पर डिस्चार्ज होगा और कौन सा अनायन जाकर एनोड पर डिस्चार्ज होगा, इसका फैसला करने के लिए हमारे पास एक सीरीज़ है। वो सीरीज़ पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये है वो सीरीज़, ठीक है। कटायन की सीरीज़ अलग है, अनायन की सीरीज़ अलग है। इस सीरीज़ में जो जितनी नीचे होगा वो उतनी आसानी के साथ डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर कटायन की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से 2 कटायन हैं, Cu+2 है और H+ है। तो कौन सा डिस्चार्ज होगा, देखो नीचे कौन आ रहा है, Cu+ आ रहा है या H+ नीचे आ रहा है, देखिए Cu+ नीचे आ रहा है, तो यानी ये आसानी के साथ डिस्चार्ज हो जाएगा कैथोड पर। तो Cu+2 कहाँ पर डिस्चार्ज होगा, कैथोड पर डिस्चार्ज होगा। तीनों ऑप्शन में वही दिया है, चलिए इससे फैसला नहीं हो पाया। अब अगर एनोड की बात करें तो देखो एनोड पे यानी अनायन पे, यानी अनायन एनोड पे जाकर डिस्चार्ज होगा, यानी अगर अनायन की बात करें तो कौन सा नीचे आ रहा है, OH- नीचे आ रहा है और SO4 ऊपर आ रहा है। यहाँ पे देखो 2 आपके पास अनायन मौजूद हैं, तो इसमें से कौन सा जाके एनोड पे डिस्चार्ज होगा, जो नीचे आएगा। OH- नीचे आ रहा है तो वो जाकर एनोड पर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो एनोड पर क्या होगा, OH-, कैथोड पर क्या होगा, Cu+2। कौन से ऑप्शन में मौजूद है, पी में। तो आपका आंसर क्या आ गया, ओनली पी। समझ में आया ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको सीरीज़ अभी दिखाई ना कटायन और एनायन की, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसको याद करोगे तभी आसानी के साथ बता पाओगे कि कौन सा कटायन और कौन सा अनायन जाकर कैथोड और एनोड पर डिस्चार्ज होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम एनोड एंड कॉपर और प्लैटिनम कैथोड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोलिसिस इज करेक्ट। ठीक है, कह रहा है अगर आप प्लैटिनम एनोड और प्लैटिनम कैथोड का अगर ठीक है ले लेते हो अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। When the deposition of Cu ions is completed, then electrolysis of water takes place। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ पढ़ी हो चैप्टर के अंदर डिटेल में, तो जब Cu+ आयन का डिपोजिशन कंप्लीट हो जाता है कैथोड पर, उसके बाद वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होता है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। सेकेंड चीज़ क्या है, द ब्लू कलर ऑफ Cu+ आयंस इन द इलेक्ट्रोलिसिस फेड्स अवे। बिल्कुल करेक्ट बात है ये। जैसे ही आपका Cu आयंस जाकर डिपॉजिटेड होने लगता है कैथोड पर, यानी उसका रिडक्शन होने लगता है, तो Cu+2 आयन की संख्या कम होने लगती है, ठीक है, सॉल्यूशन में। और जैसे ही इसका अमाउंट कम होने लगेगा, ब्लू कलर के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है कॉपर सल्फेट में Cu+2, और जैसे ही इसका अमाउंट कम होने लगेगा ना, तो जो आपका सोल्यूशन है ब्लू कलर का वो फेड अवे होने लगेगा, यानी वो जाने लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर पी भी करेक्ट है, यानी पी भी स्टेटमेंट करेक्ट और क्यू भी करेक्ट है। यानी आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, बोथ पी एंड क्यू। समझ गया अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस इन विच द थिन फिल्म ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, निकल एटसेट्रा गेट्स डिपॉजिटेड, विच ऑफ द ऑब्जर्वेशन शोज करेक्ट कॉम्बिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर ऑन ब्रास स्पून। कह रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पतली सी चादर या पतली सी लेयर चढ़ाई जाती है मेटल्स की, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और निकल की, ठीक है, दूसरे सब्सटेंस के ऊपर। तो कह रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट है। हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है सिल्वर की ब्रास स्पून पे। तो एक बात ध्यान रखिएगा बेटा मेरी बात, ठीक है, समझिएगा अच्छे से, ध्यान रखिएगा और समझिएगा। जिस चीज़ की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमें करनी होती है, समझो पहले मेरी बात, जिस चीज़ की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमें करनी होती है उसको हम रखते हैं कैथोड पर। जिस चीज़ की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है उसको हम रखते हैं कैथोड पर। किस चीज़ की करनी है, स्पून की करनी है ना, यानी कैथोड पर हम क्या रखेंगे, स्पून रखेंगे। तो कैथोड पे जो प्योर सिल्वर हम रख रहे हैं, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, यानी ये वाला W वाला और Y वाला गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक चीज़ करेक्ट होगा, ठीक है।
और जिस चीज़ से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है उसको हम रखते हैं एनोड पर। ये बात ध्यान रखना। प्योर सिल्वर की करनी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किस पे करनी है? स्पून पर करनी है। आपका एक्स वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑल्दो ये भी हो सकता था जेड वाला भी, लेकिन जो हम इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं वो ये वाला होता है। ठीक है, सिल्वर, ठीक है, ये क्या है? साइनाइड है, सिल्वर साइनाइड, सोडियम सिल्वर साइनाइड, ऐसे करके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका एक बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। समझ गए अच्छे से? ये वाला इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखिएगा। AgCN टॉइस का आपका वो है, आपका अनायन है, उसमें कटायन Na+ होगा। AgCN2 ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिस चीज़ की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है उसको कैथोड पे रखते हैं, जिस चीज़ से करनी होती है उसको कहाँ रखते हैं? एनोड पर रख देते हैं। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट सेल विल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट विल अकर। कह रहे हैं इनमें से कौन सी सेल पे इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट का अकर होगा। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल से हम जोड़ते हैं एनोड को और नेगेटिव टर्मिनल से हम जोड़ते हैं कैथोड को। पहले इस बात का ध्यान रखो। क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं हम एनोड को, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं हम कैथोड को। अब देखो यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव दिया है, बड़ा वाला पॉजिटिव होगा, नेगेटिव छोटा वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा। बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इस चीज़ में जो नेगेटिव है, यानी जो कैथोड है वो पतला होता है क्योंकि वहाँ पर प्योर कॉपर होता है, और जहाँ पर इम्प्योर कॉपर होता है वो होता है आपका एनोड और वो मोटा होता है। अब इम्प्योर कॉपर जो होगा उसी के नीचे आपको मड मिलेगा। मड मतलब इसका जो थोड़ा इम्प्योरिटी वाला हिस्सा है वो नीचे गिर जाता है, उसको कहते हैं मड। ठीक है, अब देखो वही चीज़ होता है कि आपका एनोड क्या होता है? इम्प्योर है, तो इसमें से प्योरिटी निकल के कहाँ जाएगी? कैथोड पर जाएगी और यहाँ पे डिपॉजिट होते रहेगा और यहाँ पे आपको प्योर कॉपर मिल जाएगा, इधर इम्प्योर कॉपर रहेगा। बस एक बात ध्यान रखना, जो मड है वो हमेशा एनोड के नीचे मिलता है। ठीक है, अब देखो ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो तकरीबन ठीक थे, यानी ये दोनों दो ऑप्शन है ये तकरीबन सेम थे, ठीक थे। बस फ़र्क यहाँ पे ये आ गया कि आपका ये इम्प्योर कॉपर ये भी आपका एनोड ही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो मड मिला है हमको वो कहाँ मिला है? कैथोड के नीचे मिला है। और मड हमेशा कहाँ मिलना चाहिए? एनोड के नीचे मिलना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी जो क्यू वाला है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्लियर है अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा क्या लिखा है। असर्शन एंड रीज़न है बेसिकली क्वेश्चन दोनों, क्वेश्चन नंबर 27 और 28। अब वही है, पहला ऑप्शन क्या है? असर्शन रीज़न दोनों करेक्ट हैं और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेन करता है असर्शन को। यहाँ पे लिखा है असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं, लेकिन रीज़न जो है वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है असर्शन को। थर्ड ऑप्शन क्या है? असर्शन ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? असर्शन फॉल्स है बट रीज़न ट्रू है। चलिए पहला वाला पढ़ते हैं। लिखा है इन सेल करंट स्टॉप्स फ्लोइंग व्हेन ई सेल इज इक्वल टू 0। कह रहा है किसी भी सेल में करंट फ्लो करना बंद कर देता है जब ई सेल 0 आ जाए, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ई सेल होता क्या है ये पता है कि नहीं? हमारे जो दो टर्मिनल होते हैं या जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ऐसे समझ लो, कौन कौन से? कैथोड और एनोड। तो जो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसके डिफरेंस को कहते हैं ई सेल। समझ लें, बता दे रहा हूँ। ई सेल बेसिकली क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का कितना है और रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का कितना है? ए लिख लो, एनोड। ठीक है, इसी के डिफरेंस को क्या कहते हैं? ई सेल। और जब ई सेल 0 आ जाता है इसका मतलब क्या है? ई सेल 0 आ गया, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसको इधर लाएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड।
यानी जो चीज़ कैथोड पर मौजूद है और जो चीज़ एनोड पर मौजूद है, दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल सेम आ गया। और जब ऐसा हो जाएगा जिस भी वक्त, उस वक्त क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो बंद हो जाएगा सर्किट में, यानी करंट फ्लो करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड चीज़ क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ द सेल रिएक्शन इज अटेन्ड। हाँ, तो और इसी केस को हम क्या कहते हैं कि सेल रिएक्शन में क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, यानी दोनों ही इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, करंट टेक्निकली फ्लो करना बंद कर दिया है सर्किट के अंदर, और इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम आ गया। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलो नेक्स्ट देखो क्या है। अब देखो क्या कह रहा है इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज नॉट H2 गैस। कह रहा है एक्वस NaCl का अगर हमको H2 गैस प्रोडक्ट नहीं मिलती है, तो चलिए पहले इसको करने के लिए NaCl का पहले करा दो आप आयनाइजेशन, तो Na प्लस और Cl माइनस मिलेगा आपको। एक्वस का यानी वाटर भी है, H2O का करा दो, H प्लस और OH माइनस मिलेगा। अब हमको देखना ये है कि कैथोड पर कौन सी चीज डिस्चार्ज होगी, यानी Na प्लस होगा या H प्लस होगा। तो इसके लिए हम अपनी टेबल का इस्तेमाल करेंगे, टेबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। Na प्लस यहाँ पे आ रहा है, H प्लस नीचे आ रहा है, तो जो नीचे आता है वही डिस्चार्ज होता है, ये तो आप जानते हो। यानी H प्लस डिस्चार्ज होगा कैथोड पर, और जब H प्लस डिस्चार्ज होगा कैथोड पर, बेसिकली 2H प्लस लेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन को जब इसमें को गेन कराएंगे तो ये बन जाएगा H2 गैस। पहला ऑप्शन क्या था, एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हमको प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस नहीं मिलता है, ये लिखा था, लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, यानी असर्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड चीज़ क्या है, जनरली गैसेस आर लिबरेटेड फास्टर दैन मेटल्स। क्या है, गैसेस जो है मेटल से ज़्यादा तेज़ लिबरेट करती हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। मेटल धीरे धीरे करके आपके कैथोड पर इकट्ठा होते हैं, गैस क्या होगी, बनेगी और फ़ौरन से क्या होगी, उड़ने में कितना टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है, आप जान रहे हो। ठीक है, यानी असर्शन आपका फॉल्स है और रीज़न क्या है, करेक्ट है। समझ रहे हो, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज करेक्ट। क्लियर है बेटा अच्छे से? स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियस है और वाकई एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहते हैं। थैंक यू।